हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हुर्शाद अली। भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर आप 3 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत में पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक से संबंधित क्वेश्चंस, यानी आप कह सकते हैं कि प्रेस का विकास और 1857 का विद्रोह, उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को हमने इसी मॉक टेस्ट में शामिल किया है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग के एग्जाम्स बीईओ, सुपर टेट और यूपीपीसीएस, लेखपाल सभी एग्जाम्स के लिए बेहद खास है। चलिए शुरुआत करते हैं। और जो हम क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपके साथ करते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनमें से अपने आप क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर होगा, देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में जो पहला, और या भारत का भी आप कह लीजिए पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम था बंगाल गजट। ये एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था, यानी सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित हुआ करता था, और ये कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। अगर आपसे पूछे भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, इसके संपादक कौन थे, तो आंसर होगा जेम्स ऑगस्टिक हिक्की। जेम्स ऑगस्टिक हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो देखिए, 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है प्रेस नियंत्रण अधिनियम के द्वारा जितने भी समाचार पत्र हुआ करते थे भारत में, उन सब पर कंट्रोल करते हुए उनके संपादक, उनके मुद्रक और उनके मालिक का नाम अखबार पर छापना एकदम कंपलसरी कर दिया था। इसी के साथ जो समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू की गई थी। तो 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्र पत्रिकाएं, जो पैम्पलेट और जो बुक्स हुआ करती थी, इन सब पर लागू किया गया था। ये वेलेस्ली ने किया था, ये वेलेस्ली के टाइम में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? साल 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जो लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड था, उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हुआ करते थे उन सब पर बैन लगाया गया था। और इस एक्ट का नाम, एक सवाल ये भी पूछता है कि इनमें से किसको गैगिंग एक्ट कहा जाता है, या इनमें से किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही गैगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। साल 1880 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन आया था, तब इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। तो ये दोनों याद रखने हैं, किसके कार्यकाल में आया था? ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया गया था, और लॉर्ड रिपन के काल में इसको समाप्त कर दिया गया था। दोनों क्वेश्चन, और गैगिंग एक्ट और मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का, या उनको एक तरीके से पूरा का पूरा क्रेडिट जो है राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उन्होंने साल 1821 में साप्ताहिक पत्र आता था एक, संवाद कौमुदी। 1821 में संवाद कौमुदी, और 1822 में फारसी पत्र हुआ करता था मिरातुल अखबार। इसका प्रकाशन भारत में एक तरीके से करके एक समाचार पत्रों का यहाँ पर शुभारंभ किया था भारत में। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर आपसे पूछे संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया था, तो ये राजा राम मोहन राय थे। वर्ष याद रखिएगा, 1821 में संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी अखबार हुआ करता था मिरातुल अखबार। ये दोनों प्रकाशन राजा राम मोहन राय के थे। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखेंगे, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? देखिए, जितने भी हम पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र वगैरह डिस्कस यहाँ करेंगे, वो या तो उनके संपादक का नाम पूछेगा, या कहाँ से प्रकाशित होता था ये पूछेगा, या उनके अलग अलग नाम, या उनको जिन अखबारों को ऐसी संज्ञाएं दी गई हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? आंसर है कलकत्ता या कोलकाता से। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन किसने किया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और इनके साथ कौन थे? मनमोहन घोष। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा इंडियन मिरर अखबार का संपादन साल 1861 में किया गया था, और इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से यानी बंगाल से होता था। इसके बाद में ब्रह्म समाज का ये जो है एक तरीके से मुख्य पत्र बन चुका था, और इसे जो है अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार होने का भी गौरव प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पत्र की अगर आप बात करें तो गदर पत्र 1913 में जो हिंदुस्तान गदर पार्टी थी उसके द्वारा गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया था। इसका पहला अंक जो था वो उर्दू में प्रकाशित किया गया था, और भी भाषाओं में इसको बाद में प्रकाशित किया गया था। अगर इस गदर पत्र का मुख्यालय पूछे तो इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना दो लोगों ने की थी। एक तो शिशिर कुमार घोष थे, शिशिर कुमार घोष थे, और दूसरे मोतीलाल घोष। इन दोनों के द्वारा इसको संपादित किया गया था, और इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। याद रखेंगे, इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। अगला क्वेश्चन देखें, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था या प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से शुरू किया था, अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया था। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र से संबंधित थे? केसरी। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए हैं अपने आप में बहुत खास हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए। तो इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक जो है साल 1933 को यरवदा जेल, जो कहाँ पर है? यरवदा जेल है पुणे में। पुणे कहाँ पर? महाराष्ट्र में। यहीं से प्रकाशित किया था, और ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अलावा गांधी जी ने गुजराती भाषा में एक हरिजन बंधु और हिंदी भाषा में हरिजन सेवक, ये दो समाचार पत्र भी प्रकाशित किए। तो याद रखेंगे, गांधी जी के कितने समाचार पत्र हुए? एक तो हरिजन, दूसरा हरिजन बंधु, और तीसरा हरिजन सेवक। हरिजन के नाम से समझ जाइएगा, वो गांधी जी के ही हैं पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? ये थी यंग इंडिया, जो थी यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ करती थी। एक अर्धमासिक पत्रिका हुआ करती थी, जिसका संपादन बंबई से हुआ करता था। बाद में अहमदाबाद से इसको शुरू किया गया। और ये किसने किया था इसका संपादन का कार्य? जी हाँ, ये थी होम रूल पार्टी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, और रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, के रामकृष्ण पिल्ले। ये त्रावणकोर से इसका संपादन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र को, तो देखिए, द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है ये उर्दू भाषा में नहीं प्रकाशित होता था। कौन कौन सी भाषा में होता था? इसके एक ही अंक को हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल भाषाओं में ये छापा जाता था। इसके संपादक अगर आपसे पता करें तो मनसुख लाल नजर थे। अगला क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों के कल्याण के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए साल 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की, और साल 1927 में ही बहिष्कृत भारत नाम का एक पाक्षिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। बी आर अंबेडकर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र शुरू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये अखबार बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो देखिए, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू, जो डेली आता था ये न्यूज़पेपर, उर्दू दैनिक पत्र था वंदे मातरम, इसकी शुरुआत, इसका संपादन शुरू किया था, और ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय समाचार पत्र हुआ करता था। इसके दिन में लगभग 5000 कॉपी आराम से बिक जाया करती थी, और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। बाद में अंग्रेज़ों ने, या कह लेंगे, इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा एक तरीके से जब्त कर दिया गया था, और लाहौर में बाद में लाला लाजपत राय ने पीपल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी, दी पीपल, याद रखिएगा, दी पीपल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन इन्होंने ही किया था। तो वंदे मातरम और दी पीपल दोनों का संपादन कौन करते थे? लाला लाजपत राय। यहाँ क्वेश्चन का आंसर वंदे मातरम है। एडिशनल में आप याद रखिएगा, किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये थे डी के कर्वे। ऑप्शन है बी, डी के कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक हुआ करते थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने बंबई में स्थित यह स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय को साल 1916 में भारत का प्रथम
महिला विश्वविद्यालय बनाया था, इसको याद रखिएगा। और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था साल 1958 में। अगला क्वेश्चन देखिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ये थे जस्टिस रनाडे थे। अगला क्वेश्चन, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेशन या अनुवाद इनमें से किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये थे सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन डी। सर विलियम जॉन्स वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उसके न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। और इन्होंने ही जो है 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी, इनको याद रखिएगा। और इनकी जो एशियाटिक रिसर्चिद नामक एक पत्रिका आती थी उसका भी इन्होंने इसका प्रकाशन भी किया था। और बाद में इस सोसाइटी ने जो क्या किया, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद करना स्टार्ट किया था। तो सर विलियम जॉन्स इसका आंसर होगा। चलिए अब कुछ और समाचार पत्र यहाँ देख लेते हैं और उनको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति या संपादक के नाम आपके सामने हैं। यहाँ पर ये मैचिंग में आपसे पूछता है मैच कराने के लिए, तो यहाँ आपको डायरेक्टली नाम सामने लिखा है। जैसे हिंदू, ये समाचार पत्र नहीं लिखेगा, ऐसे बोलेगा हिंदू का संपादन करने वाले कौन थे। तो हिंदू समाचार पत्र का संपादन करने वाले संपादक या उसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक समाचार पत्र था ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको शुरू किया था। वॉइस ऑफ इंडिया को दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। बंगाली समाचार पत्र को एस.एन. बनर्जी ने, नाम ही बंगाली था इसका। और बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। न्यू इंडिया और कॉमनवील इसको एनी बेसेंट ने शुरू किया था। लीडर को मदन मोहन मालवीय ने और सर्च लाइट को सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये थे क्वेश्चन हमारे किस पर? प्रेस से संबंधित और समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से संबंधित। अब बात करेंगे हम जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना इनमें से कौन सी थी? तो देखिए 10 मई 1857 को मेरठ के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह करके अपने साथियों के साथ वो दिल्ली की ओर चले थे। और दिल्ली में उस वक्त लाल किले में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। और ये जब दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं 11 मई 1857 को, ये क्या करते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय से मिलते हैं और वहाँ इसको लीड कराने के लिए बोलते हैं इस विद्रोह को। तो इस तरह से जो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले की तरफ पहुँचना 1857 के संग्राम की पहली घटना कही जा सकती है। ऑप्शन सी रहेगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो बैरकपुर छावनी थी, मंगल पांडे उसी में एक सिपाही हुआ करते थे। और इन्होंने जो है जो चर्बी युक्त कारतूस हुआ करती थी उस वक्त अंग्रेजी सेना में, ब्रिटिश सेना में, उसको इस्तेमाल करने से इन्होंने साफ मना कर दिया था, विद्रोह कर दिया था एक तरीके से। और उनका जो एक उच्च अधिकारी हुआ करता था अंग्रेज़ों का, जिसे लेफ्टिनेंट बॉक कहते थे, और इसकी हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। तो 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत ने इसके बाद में मंगल पांडे को फांसी की सज़ा भी सुना दी थी। तो मंगल पांडे तत्कालीन उस समय जो है गाजीपुर, इस वक्त गाजीपुर वर्तमान में बलिया है, उस समय गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? ए बैरकपुर में कहाँ? 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट हुआ करती थी उसके एक सिपाही थे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जितने भी फैक्ट हैं हमने बता दिए हैं इनके बारे में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था उस वक्त? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था। देखिए ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से लेकर के 1862 तक। ये भारत का गवर्नर जनरल था उस समय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे लॉर्ड कैनिंग से संबंधित और भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। जो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पीरियड में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पारित हुआ था। और कैनिंग भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी ये हुआ करता था। भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी यही बना था। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है और नीचे को सही उत्तर दिए उनको आपको बताना है कौन सा है। अब देखिए यहाँ एक तरफ सूची 1 है, दूसरी सूची 2। इसमें सूची 1 में क्या दिया है? जगहों के नाम। और यहाँ सामने दिया हुआ है इन जगहों को या इन जगहों से जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इन्हें लीड करने वाले या विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे?
चलिए, तो झांसी से अगर आप बात करें, झांसी से इस 1857 का जब विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह की नेतृत्वकर्ता कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी, ये मैच्ड है। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी, बिल्कुल ठीक है। कानपुर से अजीमुल्ला खान थे, बिल्कुल ठीक है। फैज़ाबाद से अहमदुल्ला शाह, यानी डायरेक्टली मैच्ड हैं ये। पहले का ये सब 1 2 3 4 ऑलरेडी मैच्ड हैं, इनको याद रखेंगे आप सीधे। अगला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित था? इसको हम बोलते हैं हड़प की नीति। तो व्यपगत का सिद्धांत, इसके आप कहते हैं राज्य की हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके अनुसार क्या होता था? अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। तो और सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय करना भी इसके ही अंतर्गत शामिल था। यानी एक तरीके से जो भारत के राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए भारतीय प्रांतों को एक तरीके से ज़बरदस्ती हड़पने की नीति या उन्हें अपने अधिकार में लेने की नीति इसके अनुसार लाई गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के डलहौजी के समय में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जैसे इसमें सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, ये सब ऐसे ही हड़पे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था? तो ये जगदीशपुर से जो है इसको जो है लीड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 1857 के विद्रोह में जो है बरेली विद्रोह का नेता कौन हुआ करता था? तो ये खान बहादुर खान था। ऑप्शन ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारत सरकार ने साल 1956 में जो सुरेंद्र नाथ सेन थे, उनको सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा था। इसी के संदर्भ में उन्होंने एक किताब लिखी थी 1857, यानी उसका टाइटल ही ये था 1857 यानी 1857, इसको याद रखेंगे। एसएन सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसका समापन जो हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था, और ये एक फेलियर था। 1857 का संग्राम सफल नहीं हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसएन सेन बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन हुआ करता था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के 1857 के विद्रोह में जो मौलवी अहमदुल्ला खान के नेतृत्व में जो है एक तरीके से फैज़ाबाद को लीड किया था इन्होंने। तो अहमदुल्ला के विषय में अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। ये कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसको याद रखेंगे। तो अहमदुल्ला खां की जो गतिविधियां हुआ करती थी, अंग्रेज़ काफ़ी परेशान थे और इन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने इन पर इनाम भी रखा था 50,000 रुपये का। एंड ये ऑप्शन है ए। अगला सवाल देखिए, बहुत सारे, देखिए ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, आप देखा भी होगा। प्रसिद्ध शायर, नाम तो ज़रूर ही सुना होगा आपने, मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी आप लोग सुनते ही रहते हैं, है ना। तो ये मूल निवासी कहाँ के थे? अगर बात करें इनकी, आगरा में उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1796 को, आगरा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और इनकी मृत्यु से संबंधित क्वेश्चंस पूछे तो आप 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था आगरा में, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको जो है उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता था, इनको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखें, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में देने की घोषणा कब की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह असफल हुआ था, उसके बाद में ही ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने के सारे अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसकी उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की थी इलाहाबाद में जो आयोजित दरबार हुआ था। ठीक है, इस घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत में सीधे क्राउन का शासन शुरू कर दिया गया था। यानी डायरेक्टली अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश सरकार यहाँ पर रूल करने लगी थी। 1 नवंबर 1858। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत इन्होंने की थी वहाँ से, और वहाँ के अंतिम राजा के पोते हुआ करते थे कौन? कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित किया था इन्होंने वहाँ, लेकिन ये विद्रोह भी सफल नहीं रहा था।
बाद में जो दीवान मनीराम दत्त थे इनको फांसी दे दी गई थी कलकत्ता में। आखिरी क्वेश्चन देखिए आज का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा हेल्प की थी? तो ये थे 1857 के विद्रोह का स्वरूप। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग देश के सभी हिस्सों से विद्रोह उठने लगा था, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग लीड कर रहे थे इसको, लेकिन एक जगह है ये ग्वालियर के जो सिंधिया हुआ करते थे, इन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी इस विद्रोह में। तो ये थे 1857 के विद्रोह पर सारे क्वेश्चंस, और प्रेस पर और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चंस। पत्र पत्रिका डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है आपके। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो मॉक टेस्ट तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और हम जो है टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे यूपी पीसीएस की, बीईओ की, ये भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, ये भी चलते रहेंगे पैरेलली। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो रुकी हुई थी, अब करंट अफेयर्स को रिज्यूम हम करेंगे, क्योंकि आपका भारत का इतिहास का जो कोर्स लगभग हो गया है समाप्त, वो अब हम जो है टेस्ट सीरीज करेंगे। अब जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपको कराई जाएगी, फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा, एक चीज़ से जुड़े हुए कई कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको जैसे एज यूजुअल करवाते आए हैं वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप पूछ रहे हैं कि कितना आएगा, मैं बता देता हूँ। मैं जो करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ वो सितंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2019 से अप्रैल तक का करंट अफेयर्स मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और आप कह रहे हैं कि मार्च तक का आएगा करंट अफेयर, फरवरी तक का, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर दोबारा से बनेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से बन सकता है पेपर। आप चांस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट 1 या 2 महीने पहले के आ गए, तब आप क्या करोगे? आपको नहीं ना पता है ना, क्वेश्चन पुराना ही देंगे या नया ही देंगे। क्वेश्चन लीक होने की वजह से हो सकता है नया छप जाए पेपर, तो इसकी फिक्र आप मत करिए, आप पढ़ाई पर सिर्फ फोकस करिए, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स भी मैं करवाऊंगा। जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ना करंट अफेयर्स के, आप उतने ही कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेंगे। एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, उसकी आप फिक्र मत करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।